स्टूडेंट, आज अपन एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखिए टॉपिक अपना रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी जिसको अपन जीव विज्ञान बोलते हैं। देखिए बायोलॉजी का यहां पर मीनिंग क्या है, इस चीज को आज अपन देखेंगे कि बायोलॉजी का मीनिंग यहां पर क्या है। पहले इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बायोलॉजी के पीछे देखिए क्या इसका मतलब निकलता है। तो पहले देखिए कि बायोलॉजी के अंदर देखिए एक तो क्या है, बायो है, और दूसरा जो वर्ड निकल रहा है यहाँ पे लॉजी। देखिए बायो का मीनिंग जो रहेगा यहाँ पे, इसकी मैं सीधी सी बात करूं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मतलब यहाँ पे लॉग्स, और लॉग्स का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि ये जीवित जीव। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? जीवित जीव। और स्टडी का मतलब रहेगा बच्चों यहाँ पे अध्ययन। देखिए जीवित जीवों का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? जीव विज्ञान। कि साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान के अंदर क्या होता है कि जीव विज्ञान की यहां पर कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए मेन दो ब्रांच इसमें अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। दो ब्रांच। देखिए एक तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी पढ़ेंगे, और एक इसके अंदर बॉटनी पढ़ेंगे। एक इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? बॉटनी। जो जूलॉजी होती है ना बच्चों, इसको यहां पे जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, और बॉटनी को यहां पे पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए जूलॉजी यहां पर क्या रहेगी? जंतु विज्ञान, और बॉटनी यहां पर क्या रहेगी? पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान में अपन क्या करेंगे? जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतुओं का अध्ययन। और पादप विज्ञान में अपन पौधों का अध्ययन करेंगे। देखिए जंतु विज्ञान के अंदर अपन क्या करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और पादप विज्ञान में अपन पौधों का अध्ययन, जैसे उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनके मतलब अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो उनका वो डीएनए आरएनए का स्टेटस है, वो इन पौधों में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, ये चीज अपन यहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखिए जीव विज्ञान जो है वो यहाँ पर क्या है कि जीवित जीवों का अध्ययन ही है। जीवित जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जबकि इसकी दो ब्रांचें यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक जूलॉजी है, जूलॉजी को अपन जंतु विज्ञान बोलते हैं जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और दूसरा है बॉटनी। तो बॉटनी बच्चों यहाँ पर क्या है? पादप विज्ञान है। तो इसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पौधों का अध्ययन करेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक। देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा यहां पर, देखिए जीव विज्ञान के जनक।
जीव विज्ञान के जनक यहां पर किसको बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन है? यहां पे अरस्तु है। तो देखिए ये यहां तक तो क्या थी? कॉमन बात थी। तो अब देखिए आगे एक नया टॉपिक उठाते हैं बायोलॉजी का। बेसिक 11th क्लास का जो रहेगा वो यहां रहेगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, और इंग्लिश में इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका विज्ञान में क्या होता है कि कोशिका विज्ञान के अंदर अपन क्या करते हैं? कोशिका संरचना, कोशिका संरचना व कोशिका अंगों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका संरचना व कोशिका अंगों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको अपन यहां क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। अब साइटोलॉजी में सबसे पहले बात करूं तो यहां पहला ही जो वर्ड है कि कोशिका यहां पर क्या चीज है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि कोशिका किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों की, कोशिका सजीवों की, सजीवों की आधारभूत इकाई होती है। आधारभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सजीवों की आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। तो देखिए यहां पर कोशिका को परिभाषित करना है तो अपने को दिमाग में क्या रखना है कि सजीवों की आधारभूत इकाई किसको बोलेंगे? कोशिका को बोलेंगे। अब देखिए कुछ बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको कि जो कोशिका होती है वो सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। इसको क्या बोल देते हैं अपन? संरचनात्मक इकाई भी होती है। और ये कोशिका क्रियात्मक इकाई भी होती है। और कोशिका को अपन क्या बोल देते हैं? प्रजनात्मक इकाई भी बोल देते हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और प्रजनात्मक इकाई भी क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका। तो देखिए इसमें कि जीवों की संरचनात्मक इकाई भी है, क्रियात्मक इकाई भी है, प्रजनात्मक इकाई भी है। इसको संरचनात्मक प्रजनात्मक क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है इसको संरचनात्मक प्रजनात्मक बोलने का? तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन कोशिका का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोशिका का क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। और ये बात बच्चों कब की है? 1665 की है, जब रॉबर्ट हुक आया। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इसने जो पेड़ की छाल होती है जिसको अपन कोरक बोलते हैं, जो पेड़ की छाल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरक बोलते हैं। और इसकी इसने क्या बनाई थी? स्लाइड बनाई थी। और उस स्लाइड को इसने खुद ने बनाए हुए अपना जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर देखा। जब इसने उस माइक्रोस्कोप के अंदर उस कोरक की जो सेल्स देखी ना, वो सारी की सारी सेल्स बच्चों यहां पर क्या थी कि वो सारी की सारी सेल्स
ये मरी हुई सेल्स थी और इसने जो स्ट्रक्चर देखी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। किसके समान थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। और इसने इसको क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया, सेल। तो देखिए क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर प्लांट की छाल या बारक बोल देते हैं, उसको कोरक बोलते हैं, और उस कोरक की इसने क्या बनाई? स्लाइड बनाई। और उस स्लाइड को कहां पर देखा बच्चों? इसने माइक्रोस्कोप में देखा। और माइक्रोस्कोप में देखने पर इसको क्या था कि एक मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, और उसको क्या नाम दिया? इसने सेल नाम दिया। अब देखिए सबसे रोचक बात जो यहां पर रहेगी वो कौन सी रहेगी कि ये जो सेल थी ना, सारी की सारी जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने देखी थी, ये सारी की सारी सेल क्या थी? मर्द थी। तो देखिए एक क्वेश्चन जो यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन कौन सा बनेगा? कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन ये रहेगा, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिए तो यहां आंसर भी क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक। क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक। अब देखिए कि मर्द कोशिकाओं की खोज थी या कोशिका की जो खोज थी उसका श्रेय किसको दिया गया? रॉबर्ट हुक को दिया गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि मर्द कोशिकाओं की खोज होने के बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों का ध्यान क्या था? सेल की ओर हो गया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो था ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। ल्यूवेनहॉक जो था ना, ये क्या था? सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक। सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक। इसने, सुनिए, इसने क्या किया? जैसे सबसे पहले जो कोशिकाएं देखी, इसने एक तो प्रोटोजोआ देखा था, प्रोटोजोआ, और दूसरी इसने सेल देखी थी शुक्राणु जन कोशिका। कौन सी सेल देखी थी? शुक्राणु जन कोशिका। अब ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि प्रोटोजोआ और जो शुक्राणु देखे थे इसने, वो सारे के सारे जीवित थे। तो जीवित जीवों का जीवित जो कोशिका थी उसको सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो देखिए मर्द सेल के बारे में तो सबसे पहले बात किसने की? रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि इसको ये पता नहीं था कि इस कोरक की जो सेल्स होती है वो मरी हुई होती है। पर जब इसने उनको स्टडी किया कि वो जो बारक थी या जो कोरक था उसमें लिग्निफिकेशन हुआ, क्योंकि वहां पर वो जो टिश्यू होता है वो दृढ़ ऊतक होता है, और उसमें लिग्निफिकेशन होने के बाद में उसमें जो सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं लिग्निफिकेशन के कारण। तो देखिए लिग्निफिकेशन के कारण ये जो यहाँ पर सेल्स थी वो सारी की सारी मर्द थी, पर रॉबर्ट हुक ने मतलब उनको एक नाम दे दिया, सेल। अब देखिए रॉबर्ट हुक की एक फेमस बुक भी है, और उस बुक का नाम क्या है जिसमें आप सेल की विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, सेल की एक मतलब उसमें कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो उस बुक का नाम था द माइक्रोग्रेफिया। कि माइक्रोग्रेफिया किसने लिखी? रॉबर्ट हुक ने लिखी। तो रॉबर्ट हुक को
कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बुक का नाम द माइक्रोग्राफी रॉबर्ट हुक की बुक थी। बुक सेल की जो डिस्कवरी थी वो 1665 की थी। सबसे पहले सेल को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट हुक था। तो ये इतनी बातें। उसके बाद में क्या था कि ल्यूवेनहोक आया, जिसने क्या था कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी वो तो अपने को पता है, वो तो सारी की सारी मृत कोशिकाएं थी, जबकि ल्यूवेनहोक ने जिन कोशिकाओं को देखा वो सारी की सारी सेल्स जीवित थी यहाँ पर। तो जीवित कोशिकाओं को बताने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो ल्यूवेनहोक थे। और ल्यूवेनहोक क्या थे? सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहोक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जनक। तो यहां पर क्या रहेगा? ल्यूवेनहोक। तो देखिए दो साइंटिस्टों के बारे में अपन यहां पर चर्चाएं कर सके हैं। अब देखो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा कि अपन टॉपिक पे आते हैं कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो जीवों की एक आधारभूत इकाई है। अपन मानते हैं इस बात को भी, ये आधारभूत इकाई है। दूसरी बात, ये संरचनात्मक इकाई भी है और ये क्रियात्मक इकाई भी है और प्रजननात्मक इकाई है। अब अपन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये संरचनात्मक क्यों होती है, क्रियात्मक क्यों होती है, प्रजननात्मक क्यों होती है। इन चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, देखिए बच्चों, इधर देखिए, कोशिका, यहां सबसे पहले बोलूंगा कि इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। क्रियात्मक इकाई, कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इसको क्रियात्मक इकाई बोलने का? तो देखिए सबसे पहले चर्चा करेंगे जो फंक्शनल यूनिट बोलते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो कहां होती है? एक कोशिका के अंदर ही होती है। और उपापचयी क्रियाओं के लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट जो साइट होती है वो क्या होती है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोल देते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है ना बच्चों, ये यहां पे दो तरीके से संपन्न होती है। पहले तो इस चीज को दिमाग में रखिए कि ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, सुनना इस चीज को यहां, कि एक तो इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, और एक इसके अंदर होता है एनाबॉलिज्म। दो चीजें होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। देखिए पहली बात यहां करते हैं अपन, ये जो कैटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है? पहले इंपॉर्टेंट बात देखना, इसका यहां एग्जाम्पल देखूं तो यहां एक एग्जाम्पल तो जैसे डाइजेशन की बात कर लेता हूं मैं, डाइजेशन जैसे पाचन, ठीक है। दूसरी बात यहां पे मैं करूं तो ये ग्लाइकोलाइसिस रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इस ग्लाइकोलाइसिस को एएमपी पाथवे भी अपन बोल देते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है
रेस्पिरेशन के दौरान होती है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है इसमें कि जब ये प्रोसेस होते हैं, देखिए जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल को इधर क्या किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक जो मटेरियल था उसको किस में कन्वर्ट किया, सिंपल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट किया। जो जटिल पदार्थ था उसको सरल पदार्थों में तोड़ना ही यहाँ पे डाइजेशन प्लस रेस्पिरेशन बोल दूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है कैटाबोलिज्म के अंदर, और ऊर्जा किसकी फॉर्म में बनेगी, एटीपी की फॉर्म में बनेगी। और एटीपी का यहाँ पर पूरा नाम क्या रहेगा बच्चों, एटीपी का पूरा नाम रहेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? तो इसको इस तरीके से दिमाग में रखना है कि इस साइड जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी का यूज किस में होना है, एनाबोलिज्म में होना है। कैसे कि इधर क्या होता है कि जो सिंपल पदार्थ थे या जो सिंपल मटेरियल था उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। रीजन कि यहाँ जो कैटाबोलिज्म था इसमें तो क्या हो रहा था कि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल था उसको सिंपल में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू डाइजेशन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। और यहाँ क्या हो रहा है कि जो एनाबोलिज्म है उसके अंदर सिंपल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब सिंपल से अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बनाते होते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी का यूज होता है, और इस जगह एनाबोलिज्म में सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल बॉडी के अंदर बनते हैं। तो उस टाइम जिस एनर्जी की जरूरत जो यहाँ पड़ेगी ना, वो कहाँ किससे मिलेगी, कैटाबोलिज्म से मिलेगी। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का यूज हो जाता है। किसका यूज हो जाता है, एनर्जी का। और इसमें जब एनर्जी का यूज होगा ना बच्चों, तो यहाँ समझना इस बात को कि जैसे बॉडी के अंदर डीएनए बनता है, तो वो डीएनए क्या है, बॉडी की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स। जबकि दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन बनती है तो वो भी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से बॉडी में कुछ चीजें बनती है, उनको अपन यहाँ क्या बोल देंगे बेटा, कि ये सारे की सारी एनाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, तो इतनी चीज जिसको क्लियर नहीं हुई वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिख सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन आगे वाली क्लास के अंदर, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में। थैंक यू।